तो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सबका क्लास 8 चैप्टर नंबर 7, जिस चैप्टर का नाम है वेमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मैं अभी आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर विदाउट एनी टाइम डिले। एंड एक और चीज़ कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप सबका एनसीईआरटी पूरी तरीके से लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाएगा। सेकंड चीज़, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी आप सबका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम। और इस चैप्टर को इतने कम समय में और कोई बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा सकता इस चैनल के अलावा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि पहला जो मैंने अंडरलाइन करा है कि हैव यू एवर रीड हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 ईयर्स एगो। क्या आप सोच सकते हैं कि 200 साल पहले जो बच्चे थे उनकी लाइफ सिचुएशन कैसी थी? इसको समझने से पहले आप सबको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अभी के टाइम पे चिल्ड्रन की क्या सिचुएशन है। अभी आपके क्लासरूम में आप देखते होंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों साथ बैठ के पढ़ते हैं। काफ़ी बढ़िया तरीके से दोनों जेंडर स्टडी कर रहे हैं। और यूपीएससी टॉपर्स जो ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ रहे हैं रिजल्ट में, वो वुमेन भी आ रहे हैं, लड़कियाँ आ रही हैं, गर्ल्स आ रही हैं। देश की प्रेसिडेंट जो है वो औरतें बन रही हैं। तो आज के टाइम पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लगभग ना के बराबर हो चुका है। क्या पहले भी 200 साल पहले भी देश में क्या ऐसी ही सिचुएशन थी? शायद नहीं। इसीलिए तो यहाँ टॉपिक में लिख रहा है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, सुधार की जो अर्थ है। तो उस टाइम पे अगर सुधार हुआ ना होता तो आज ऐसी सिचुएशन हम लोग नहीं देख पाते। हम लोग केवल बॉयज़ का डोमिनेशन देखते सोसाइटी में। तो चलिए ये मज़ेदार चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट पेज एनसीईआरटी का बोल रहा है कि 200 साल पहले क्या दिक्कतें लड़कियों की लाइफ के साथ होती थी। तो यहाँ पे पैराग्राफ में मैंने जो भी अंडरलाइन करा है वही इसका आंसर है। तो क्वेश्चंस रहेंगे, व्हाट वाज द प्रॉब्लम्स फॉर वेमेन इन द पास्ट। क्या दिक्कतें थी वेमेन के साथ पास्ट में? तो पहला रीज़न कि चाइल्ड मैरिज हो जाता था, मतलब कि काफ़ी कम समय में लड़कियों की शादी हो जाया करती थी। दूसरा रीज़न, हिंदू और मुस्लिम मैन जो थे वो एक से ज़्यादा वाइफ़ रखते थे, मतलब पोलीगैमी उनके लाइफ में होती थी, मतलब मल्टीपल वाइफ्स को रखते थे। तीसरा, सती प्रथा को लोग फॉलो करते थे, गर्ल्स को फॉलो कराया जाता था। दैट मीन्स कि एक हस्बैंड और एक वाइफ है, अगर हस्बैंड डेथ कर जाता है तो उसकी जो वाइफ है उसको उसके हस्बैंड के चिता के साथ जला दिया जाता था, उसे बोलते हैं सती प्रथा। ये भी हमें देखने को मिलता था, लड़कियों की लाइफ में ये भी दिक्कतें थी। फोर्थ रीज़न, फोर्थ प्रॉब्लम्स हम बोल सकते हैं कि वेमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वेयर रिस्ट्रिक्टेड, मतलब लड़कियों की ज़िंदगी में प्रॉपर्टी नहीं थी, मतलब ज़मीन पे अधिकार भी लड़कियों को नहीं दिया जाता था। नो एक्सेस टू एजुकेशन, लड़कियों को एजुकेट भी नहीं किया जाता था, पढ़ाया भी नहीं जाता था। तो ये कुछ 5 दिक्कतें एनसीईआरटी आप सभी को बता रहा है वुमेन की लाइफ में। तो चलिए, अब देखिए इतनी ज़्यादा दिक्कत है और चैप्टर का नाम में लिख रहा है रिफॉर्म, यानी दिक्कत है तो इसको सुधार करने की ज़रूरत है। सुधार चैप्टर में है, तो जो सुधार करेगा उसे सुधारकार बोलेंगे, और सुधारकार जो होंगे उसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफॉर्मर। तो चलिए चैप्टर के हीरो आते हैं अभी हम लोग का नया टॉपिक में। तो उससे पहले हम लोग की लड़कियों की ज़िंदगी में लाइफ सिचुएशन को बदलना है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि सोसाइटी में बदलाव चाहिए तो चेंज चाहिए, तो नया टॉपिक का नाम लिख रहा है वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। अब सोसाइटी में चेंजेस हम लोग को देखने को चाहिए क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ख़राब है लड़कियों के साथ। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये देखने को मिल रहा है कि एक रिफॉर्मर आएंगे जिनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। कहानी के पहले हीरो हैं ये राजा राम मोहन रॉय। इनके बारे में जानते हैं। ये जो है इनका जन्म कब हुआ, डेथ कब की है, यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, आप सब देख सकते हैं, वो जानने की जरूरत नहीं है। आप सब ये जानिए कि इन्होंने काम क्या किया। उन्होंने ब्राह्मो सभा को फाउंड किया था। एक रिफॉर्म एसोसिएशन था ब्राह्मो सभा, जिसका नाम रख दिया गया है था बाद में चलकर ब्राह्मो समाज। तो आप सब केवल इतना ही याद रखें कि राजा राम मोहन रॉय जो थे वो रिफॉर्म एसोसिएशन, मतलब सुधार करने के लिए कुछ ग्रुप्स बनाए थे, एसोसिएशन बनाए थे, जिसे बोला जाता है रिफॉर्म एसोसिएशन, जिसका नाम था ब्राह्मो समाज, जो कलकत्ता में राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था। पहला काम उन्होंने ये किया था। दूसरा, राजा राम मोहन रॉय चाहते थे सोसाइटी में बदलाव काफ़ी ज़्यादा चाहिए, और वो जो भी भारत में ओल्ड प्रैक्टिसेस चल रहा था
वो सबको खराब बोल रहे थे और वो चाहते थे कि चेंजेस इज़ नेसेसरी। एक और चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि राजा राम मोहन रॉय जो थे, वो नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अपने देश में बढ़ाना चाहते थे। एक और चीज़ आप लोग को मैं बता दूँ, महात्मा गांधी जो थे और राजा राम मोहन रॉय थे, इनकी सोच में एक अंतर था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। महात्मा गांधी का मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन राजा राम मोहन रॉय का मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए देश में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी देश में आगे बढ़ाना चाहिए। ये ऐसा इसीलिए चाहते थे क्योंकि इससे लोग जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो बेकार भारत के लोग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो खत्म हो जाए और लोग थोड़े नए सोच के हो जाए। और इनका ये भी मानना था कि लड़कियों को घर के कामों को छोड़ना चाहिए और बिकम एजुकेटेड, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए और एजुकेटेड होना चाहिए। अब देखिए, एक और चीज मैं आप लोग को यहाँ बताऊं कि राजा राम मोहन रॉय की सबसे लाइफ में बिगेस्ट अचीवमेंट क्या थी। उसको जानने से पहले आप लोग ये जानिए कि राजा राम मोहन रॉय जो थे, वो वेल वर्स्ड इन संस्कृत, पर्शियन एंड सेवरल अदर इंडियन लैंग्वेजेस। राजा राम मोहन रॉय जो थे, वो एक लिंग्विस्ट थे, मतलब कि वो काफ़ी अच्छे जानकार थे अलग-अलग लैंग्वेज के। और इन्होंने कोशिश भी करी थी अपने राइटिंग से, क्योंकि जो इंसान ज़्यादा लैंग्वेज को जानेगा उसकी राइटिंग तो अच्छी होगी, तो वो लिखावट से अपने अलग-अलग चीज़ों को लिखते थे वो। और ये बोल बताते थे कि अपने एंशिएंट टेक्स्ट में, भारत के पुराने किताबों में ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ है जो कि हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं गलत तरीके का, जैसे सती प्रथा, ये सब। तो राजा राम मोहन रॉय ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स दिखाया और इनके इस एफर्ट्स के कारण, इनके इस प्रयासों से हम लोग को ये देखने को मिलता है कि 1829 में सती प्रथा बैंड हो जाता है। तो कोई पूछेगा सती प्रथा कब बैन हुआ, तो बोलिएगा आप लोग 1829। ठीक है? तो हम लोग का ये चैप्टर अभी तक इतना चला। अब हम लोग को आगे देखना है कि राजा राम मोहन रॉय के बारे में हम लोग जान गए इतना चीज़। अब आगे हम लोग को देखना है कि राजा राम मोहन रॉय जो थे, इन्होंने सोसाइटी में कुछ बदलाव लाया। अब इनके अलावा सोसाइटी में और कौन-कौन से रिफॉर्मर्स ने क्या-क्या बदलाव लाया, वो चलिए आगे देखते हैं। इस पिक्चर्स में दिया हुआ है कि भारत में एक दिखाया जा रहा है कि भारत का कितना बेकार तरीके का रिचुअल्स है। इस फेस्टिवल का नाम है हुक स्विंगिंग फेस्टिवल। इस फेस्टिवल्स में ये देखने को मिलता था कि इंसान को एक अलग तरीके का बेकार रिचुअल्स परफॉर्म करना पड़ता था, जिसमें उनको अपने स्किन पे कांटे लगाकर और व्हील पे लटकना पड़ता था और कोई उसको खींचता था। और इसको यूरोपियंस इस फेस्टिवल्स को बता रहे हैं कि ये बार्बरिक है, काफ़ी ज़्यादा खराब है और ये भारत के रिचुअल्स को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे अटैक किया जा रहा है, खराब बोला जा रहा है। सिंपल सा लॉजिक है कि उस टाइम पे भारत में काफ़ी बेकार-बेकार तरीके से प्रैक्टिस की जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहानी में कुछ और हीरो आते हैं। तो सेकंड जो नाम है उसका नाम है, एक और फेमस रिफॉर्मर जिसका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वो क्या किए थे? वो भी एंशिएंट टेक्स्ट का इस्तेमाल किए थे और इसमें इन्होंने बताया कि विडोज़ कुड रीमैरी। विडोज़ मतलब होता है विधवा औरतें और कुड रीमैरी मतलब विधवा औरतें शादी कर सकती थी। पहले के समय में विद्यासागर ने ये बोला कि अपने एंशिएंट टेक्स्ट जो है भारत की, जो एंशिएंट टेक्स्ट जैसे भगवत गीता हो गए और रामायण हो गए और भी बहुत सारा जो पुरानी किताबें लिखी हुई है, धार्मिक किताबें लिखी हुई, उसमें ऐसा कुछ ज़िक्र है ही नहीं कि विधवा औरतें जिसका हस्बैंड डेथ कर चुका है, वो शादी नहीं कर सकती। तो इसके माध्यम से उन्होंने ये बताया लोगों को सोसाइटी में कि विडोज़ कुड रीमैरी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर, यहाँ एंशिएंट टेक्स्ट का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैसे एंशिएंट टेक्स्ट जो था, वो प्रमोट किया, रिफॉर्मर्स को प्रमोट करने के लिए न्यू लॉज जो उन्होंने लाए थे, जैसे सती प्रथा बैन करना है, चाइल्ड मैरिज बैन करना है, विडोज रीमैरिज कराना है। तो कैसे ये एंशिएंट टेक्स्ट हेल्प किया? तो आप खुद एक दिमाग में सोचिए, अगर कोई इंसान एंशिएंट टेक्स्ट को बताकर ये बोले कि ये चीज़ जो मैंने लॉ लाया ये एंशिएंट टेक्स्ट में है ही नहीं, तो लोग उसको जल्दी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? लोग उसको जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, सोसाइटी में बदलाव काफ़ी जल्दी आएगा। साथ ही साथ रिफॉर्मर को कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा मिलेगा अपने लॉ को प्रमोट करने में। तो विडो कुड रीमैरी। अब देखिए, सोसाइटी में हम लोग ने ये देख लिया कि पहले सती प्रथा बैन हुआ। सती प्रथा बैन हुआ तो लड़कियाँ
हस्बैंड की डेथ के बाद जलने से बच गई, उनके लाइफ बच गया। पहले उनकी लाइफ को बचाया गया, उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद हम लोग ये देखने को मिलता है कि विडो रीमैरिज कराया गया, जिसका हस्बैंड डेथ कर चुका है, लड़की जो बच गई है उस लड़की का अब शादी करना है। तो विडो रीमैरिज इन्होंने बाकी रिफॉर्मर्स ने स्टार्ट कराया भारत में कि ऐसा होना चाहिए। अब देखिए भारत काफ़ी बड़ा देश है, टोटल 190 कंट्रीज वर्ल्ड में मौजूद है, उसमें जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो इतने छोटे से एक जगह पे कोई एक रिफॉर्मर काम कर रहा है, ऐसे तो देश बदल नहीं सकता। तो देश बदलने के लिए और भी रिफॉर्मर्स की ज़रूरत है। तो साउथ इंडिया में कुछ और रिफॉर्मर्स आते हैं, जिसका नाम है वीर सलिंगम पंटलू। वीर सलिंगम पंटलू मद्रास प्रेसिडेंसी में रहते थे, और यहाँ यहाँ पे जो लोग रहते थे वो तेलुगु बोलते थे। तो यहाँ पे भी वीर सलिंगम पंटलू ने रिफॉर्म एसोसिएशन को बनाया, किसके लिए, विडो रीमैरिज के लिए, कि जिसका हस्बैंड डेथ कर चुका है उसकी वाइफ भी शादी कर सके। ठीक है, जो लड़की औरतें मौजूद हैं। चलिए अब आते हैं कुछ और रिफॉर्मर्स पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर का नाम यहाँ निकल कर आता है, जिसका नाम है नॉर्थ इंडिया में स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, पहला बात कि ये एक रिफॉर्मर थे। दूसरा चीज़ कि इन्होंने रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया था जिसका नाम था आर्य समाज, जो किस चीज़ को सपोर्ट करता था, विडो रीमैरिज को। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ा, दो रिफॉर्म एसोसिएशन का नाम पढ़ा। पहला ब्राह्मो समाज, जिसने किसने बनवाया था, राजा राम मोहन रॉय ने। दूसरा आर्य समाज, जिसने किसने बनवाया था, कौन इसके फाउंडर थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ और टॉपिक्स। उसके नीचे यहाँ कुछ लिखा हुआ है क्या, कि हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि ये इतने ज़्यादा चेंजेस सोसाइटी में आ रहे हैं। पहले लड़कियों को जलाया जाता था, लड़कियों की शादी भी नहीं होती थी दोबारा। अब सोसाइटी में लड़कियों का सती प्रथा बैन हो चुका है। साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि विडो रीमैरिज स्टार्ट हो चुका है, विधवा औरतों की शादी हो रही है। तो सोसाइटी में जो कंजर्वेटिव्स पीपल थे वो क्या करेंगे, कंजर्वेटिव्स ग्रुप मतलब होता है जो पहले की सोच रखने वाले लोग हैं, वो तो अपोज करेंगे ही, खराब बोलेंगे ही रिफॉर्मर्स की बातों को। तो ये भी साथ ही साथ पैरेलली हम लोग को देखने को मिलता था। चलिए अब बढ़ते हैं। अब नया टॉपिक है, गर्ल्स बिगेन गोइंग टू स्कूल। इसको समझने से पहले आप लोग ये समझिए, सोसाइटी में पहले सती प्रथा बैंड कराया गया, मतलब कि पहले लड़कियों के हस्बैंड डेथ कर गए हैं तो लड़कियों को क्या कराया गया, लड़कियों को जलने से बचाया गया। सेकंड चीज हम लोगों ने ये पढ़ा कि विडो रीमैरिज स्टार्ट हुआ, मतलब विधवा औरतों की शादी भी स्टार्ट होने लगी। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि पहले लड़की की लाइफ को सेव करा गया, फिर लड़की के पढ़ाई पर अब ध्यान दिया जाएगा। तो नया टॉपिक का नाम है लड़की अब स्कूल जाएगी, गर्ल्स बिगेन गोइंग टू स्कूल। मैंने एनसीईआरटी में जो भी अंडरलाइन करा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इस बुक में क्वेश्चन सारे यहीं से फ्रेम होंगे। तो चलिए अब जो विद्यासागर है वो कलकत्ता में क्या किए थे और भी रिफॉर्मर्स के साथ, और भी रिफॉर्मर्स जो कि बंगाल में थे और कलकत्ता, ये सारे रिफॉर्मर्स जो थे उसमें विद्यासागर मेजर थे, उसमें स्कूल्स को सेटअप किए थे। ठीक है, विद्यासागर ने मिलके बाकी रिफॉर्मर्स के साथ। तो लड़कियों के लिए स्कूल्स भी ओपन अप हो रहे हैं। अब देखिए, लड़की अगर स्कूल जाने लगेगी तो वहाँ पे सोसाइटी के लोग हैं वो किस नज़र से देखेंगे। तो यहाँ पे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी दिया हुआ है कि स्कूल्स जाने के टाइम पे, जैसे मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ पहले। एनसीईआरटी में यहाँ आपका क्वेश्चंस मेंशन किया हुआ है। पहले तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देख लिए कि हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एंशियंट टेक्स्ट हेल्प रिफॉर्मर प्रमोट न्यू लॉ। नॉलेज एंशियंट टेक्स्ट का था वो रिफॉर्मर्स को कैसे प्रमोट करता था, नए लॉ जैसे सती प्रथा बैन करना, चाइल्ड मैरिज बैन करना, ये सबको कैसे प्रमोट करता था कि करना। तो पहला चीज हो जाएगा इसका आंसर कि इससे लोग जल्दी एक्सेप्ट करेंगे चेंजेस को और लोग जल्दी बदल जाएंगे। दूसरा कि रिफॉर्मर को कॉन्फिडेंस मिलेगा इस चीज से कि एंशियंट टेक्स्ट में लिखा ही नहीं हुआ है तो लोग जल्दी बदलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वेयर द डिफरेंट रीजन पीपुल हैड फॉर नॉट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। क्या क्या अलग अलग रीजंस थे लड़कियों को, गर्ल्स को स्कूल ना भेजने का। तो ये रीजन मैं आप लोग को अभी बताऊंगा यहाँ पे। जस्ट मैं इसका रीजन यहाँ बताता हूँ, यहाँ दिया हुआ है एनसीईआरटी किताब में आपके।
यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने अभी सर्कल करा है यहाँ पे कि सबसे पहला लोग का ये मानना था कि अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो वो अपने घर से दूर हो जाएंगी और डोमेस्टिक वर्क जो है वो नहीं करेंगी। दूसरा कि अगर लड़की एक जगह से दूसरी जगह स्कूल जा रही है तो रोड पे ट्रेवल करके जाएगी तो लोग उसे गलत नज़र से देखेंगे, तो करप्टिंग इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा लड़कियों की लाइफ में। तो ये दो रीज़न थे। एनसीईआरटी का उस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी को मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो लोग यहाँ पे लड़कियों को स्कूल भेजने से इनकार कर रहे थे, बट फिर भी स्कूल खुला और लड़कियां स्कूल पढ़ने गई। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है चीज़ की एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड जो था, मतलब ऐसा मुस्लिम का घर जहाँ पे लोग थोड़े पढ़ाई को लेकर ध्यान देते थे, कुछ पैसे भी उनके पास अच्छे खासे पैसे वाले लोग थे। वो लोग क्या थे, वो लोग लड़कियों को अब कुरान पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, जो कि कुरान जो होती है वो मुस्लिम्स की धार्मिक होली बुक होती है। तो कुरान अब लड़कियों को पढ़ाया जाने लगा अरेबिक में। ठीक है। और एक और चीज़ की मुमताज़ अली जो थे वो क्या किए, अपने कुरान के जो लाइन्स है उसमें उन्होंने लाइन्स को रीइंटरप्रेट किया और बताया कि वुमेन्स एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसा बात नहीं है कि लड़कियां नहीं पढ़ सकती। ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे साइड में एक चीज़ दिया हुआ है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में जो भी स्कूल्स ओपन अप हुए थे गर्ल्स की, तो वहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का सिलेबस को सेम नहीं रखा गया था। वहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिलता था कि गर्ल्स का सिलेबस ईज़ी रखा गया था और लेस बर्डन रखा गया था एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। बट यहाँ पे हिंदू महिला विद्यालय जो था वो पहला इंस्टीट्यूशन बना जो गर्ल्स और बॉयज़ का लगभग सिमिलर सिलेबस रखा जो चलता था। ठीक है। आते हैं अब एक और चीज़ पे। न्यू टॉपिक का नाम है वेमेन राइट अबाउट वेमेन। अब देखिए लड़कियां स्कूल जा रही हैं। अब लड़कियां स्कूल जाएंगी तो लड़कियां पढ़ेंगी, लड़कियां पढ़ेंगी तो लड़कियां तेज हो जाएंगी, तेज हो जाएंगी तो अब लड़की लड़की को भी पढ़ाएगी और लड़की लड़की की ज़िंदगी के बारे में भी अब लिखेगी। तो नया टॉपिक का नाम है वेमेन राइट अबाउट वेमेन। इसमें हम लोग को देखना है पहला दो वुमेन का नाम आएगा, औरतें का नाम आएगा। जैसे मुस्लिम वुमेन जो थी लाइक बेगम ऑफ भोपाल जो थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले की थी लड़कियों की एजुकेशन पर। बेगम ऑफ भोपाल जो थी वो क्या की थी, प्राइमरी स्कूल ओपन की थी गर्ल्स के लिए। कहाँ पे, अलीगढ़ में। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा एक बेगम थी रुकैया शेखावत हुसैन, वो मुस्लिम गर्ल्स स्कूल ओपन की थी पटना और कलकत्ता में। ठीक है। इतना क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखिए 1880s पे हम लोग आ गए हैं। लोग यहाँ पे सोसाइटी में हम लोग अभी तक जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं 200 ईयर्स एगो से पढ़ रहे थे। डैट मीन्स कि हम लोग 1800 से अपने हिस्ट्री स्टार्ट किए और आगे पढ़ते गए पढ़ते गए। तो 1880s में हम लोग की सोसाइटी में वेमेन की क्या सिचुएशन थी ये देखते हैं। अब यहाँ लिख रहा है कि लड़कियां जो थी वो यूनिवर्सिटीज़ में अब जाने लगी थी। डैट मीन्स कि 10 क्लास तक की पढ़ाई होती है, स्कूल क्लास स्कूल लाइफ। ट्वेल्थ की जो पढ़ाई होती है उसे बोलते हैं स्कूल लाइफ। ट्वेल्थ के बाद की जो पढ़ाई होती है उसे कॉलेज लाइफ या यूनिवर्सिटीज़ लाइफ। डैट मीन्स लड़कियां अब ट्वेल्थ पास आउट करके यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ रही हैं। उसके बाद लड़कियां को अब डॉक्टर भी वो बनने की कोशिश कर रही हैं, तैयारी में है। वो टीचर्स भी बन रही हैं, साथ ही साथ वो कुछ लिख भी रही है, किताब को पब्लिश भी कर रही हैं और बता भी रही है सोसाइटी में लड़कियों के बारे में। ठीक है। तो लड़कियों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस हम लोग को देखने को मिले हैं। अब देखिए एक वेमेन है जिनका नाम है ताराबाई सिंधे। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक इन्होंने लिखी है जिसका नाम है स्त्री पुरुष तुलना। इस किताब में क्या लिखा गया है, इस किताब में लिखा गया है, कंपैरिजन किया गया है बिटवीन वुमेन एंड मैन, लड़की और लड़के की ज़िंदगी के बारे में कंपैरिजन किया गया है और साथ ही साथ क्रिटिसाइज़ की है इस किताब में। क्रिटिसाइज़ मतलब खराब निंदा की है किस चीज़ को, सोशल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, कि सोसाइटी में लड़के और लड़की के बीच में कितने भेदभाव किए जाते हैं। मैन डोमिनेंट सोसाइटी को इन्होंने बताया है इस किताब में, स्त्री पुरुष तुलना में। किसने बताया है, ताराबाई सिंधे ने। मैन डोमिनेंट सोसाइटी मतलब ये अपने इंडिया का जो सोसाइटी है वो लड़ लड़कों के डोमिनेंस पे काम करता है, मतलब लड़कियों की डोमिनेंस नहीं है, लड़कियों को अधिकार बहुत कम है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग को देखेंगे कि पंडिता रामाबाई जो थी एक नई रिफॉर्मर थी। वो एक बहुत बड़ी स्कॉलर थी संस्कृत की। वो क्या की थी,
वो बताई थी कि हिंदू धर्म में, हिंदुइज़्म में हम लोग को ये देखने को मिलता है कि ओप्रेसिव लाइफ़ है किसका? अपर कास्ट का मिज़रेबल लाइफ़ है, काफ़ी बेकार लाइफ़ है अपर कास्ट हिंदू वुमेन का। सोचिए हिंदू धर्म में जो अपर कास्ट की औरतें हैं, उनका ही जब इतना खराब लाइफ़ है, तो बाकी का तो ऑटोमैटिकली होगा ही, बाकी दूसरी कास्ट हिंदू धर्म में का। तो यहाँ ये बताई हैं लिखी हैं एक किताब उसमें लिखी है कि मिज़रेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट वुमेन। साथ ही साथ जो पंडिता रमाबाई थी वो क्या की स्थापना की किस चीज़ की विडोज़ होम एट पूना। पूना में वो विडोज़ होम का स्थापना की। विडोज़ होम मतलब होता है विधवा घर मतलब कि जिसका हस्बैंड डेथ कर चुका है वो वाइफ उसकी जो है बच गई है जो लड़की है उसको रहने के लिए एक घर विडोज होम उसे बोला जाता है उसकी स्थापना किसने की पंडिता रामाबाई ने क्योंकि हस्बैंड डेथ कर जाएगा तो उसके रिलेटिव जो होंगे वो लड़की को सताएंगे गलत तरीके से उससे व्यवहार करेंगे इसीलिए ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है साथ ही साथ उनका एक और मकसद था कि लड़कियों का विडोज होम बनाने का कि लड़कियां इस दुनिया में इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाए मतलब कुछ स्किल सीख कर वो क्या हो जाए वो हम लोग को ये देखने को मिले कि लड़कियां भी कुछ अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए ठीक है यहाँ तक हम लोग पढ़े सोसाइटी में यहाँ पे चलेगा ही ऑर्थोडॉक्स जो लोग होंगे वो खराब तो बोलेंगे ही सोसाइटी में इतना बदलाव हो रहा था खैर इन लोग को इग्नोर करते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक पे आते हैं कि अब लड़कियां क्या कर रही हैं अब लड़कियां बुक्स लिख रही हैं मैगजीन्स लिख रही हैं उसके बाद स्कूल्स को बना रही हैं स्कूल्स फाउंड कर रही हैं ट्रेनिंग सेंटर बनवा रही हैं स्कूल्स रिफॉर्म एसोसिएशन बना रही हैं लड़कियां लड़कियां काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर रही हैं ठीक है यहाँ तक क्लियर हुआ अब देखिए इसमें से कुछ लड़कियां जो थी वो 1920s आते आते नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट में भी ज्वाइन हो गई मतलब 1920s में आते आते हम लोग ये देखेंगे 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ 1927 और 1920s के आसपास लड़कियां जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट में भाग लेती हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट मतलब देश को आज़ाद कराने के लिए भाग लेती हैं लड़कियां भी अब ठीक है यहाँ तक क्लियर हुआ इस लास्ट पैराग्राफ में लिख रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू ने सहमति दिखाई थी लड़कियों के कि हम लोग इक्वालिटी और फ्रीडम देंगे किसको देंगे लड़कियों को इक्वालिटी और फ्रीडम देंगे कब देंगे जब देश आज़ाद हो जाएगा तब इन्होंने प्रॉमिस किया था और इन्होंने बोला था कि तब तक आप हाउएवर टिल देन दे आस्क वुमेन टू कंसंट्रेट ऑन एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे भारत के लोग आज़ादी के लिए तब तक आप क्या कीजिए लड़कियों को बताया गया नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा जो जवाहरलाल नेहरू थे सुभाष चंद्र बोस थे कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता तब तक आप देश को आज़ाद कराने में जुड़े रहिए और जब देश आज़ाद हो जाएगा तो हम लोग आपको इक्वालिटी और फ्रीडम देंगे सारे वेमेन को और बराबर अधिकार देंगे हर चीज़ में वोटिंग राइट्स भी बराबर मिलेगा सबको ठीक है यहाँ पे एक चीज लिख रहा है कि लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज हम लोगों ने देखा था 1829 में क्या हुआ था सती प्रथा बैन हुआ और यहाँ पे जस्ट 100 साल बाद 1929 में एक चाइल्ड मैरिज रेजिस्टेंट एक्ट आता है जिसमें क्या होता है चाइल्ड मैरिज बैन कर दिया जाता है और अभी के टाइम में हम लोग ये देखते हैं कि 21 ईयर्स मिनिमम एज है मैन के लिए शादी करने के लिए और 18 ईयर्स वुमेन के लिए है मिनिमम एज शादी करने के लिए ठीक है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इसे क्या करती है बैन करती है ठीक है तो हम लोग का ये चैप्टर जो है वो लगभग 60% कंप्लीट हो चुका है आगे बढ़ते हैं और जल्दी से जल्दी कवर अप करते हैं बाकी टॉपिक्स को तो अब हम लोग को देखना है कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स ठीक है हम लोगों ने अभी देख लिया वुमेन्स की लाइफ कैसी थी और क्या क्या दिक्कतें थी और उसकी सॉल्यूशन क्या थी अब हम लोग ये देखेंगे कि कास्ट जो है उसकी क्या सिचुएशन थी और उसको कैसे सुधारा गया तो कास्ट के बारे में हम लोग को देखना है तो उससे पहले आप ये जानिए कि कास्ट का सिस्टम देश में कैसा था चार हिस्सों में बटा हुआ था पहला ब्राह्मण्स क्षत्रियाज वैश्य शूद्र ब्राह्मण्स का काम था टेम्पल्स में वर्क करना क्षत्रियस का काम था लड़ाई करना वॉरियर्स इन्हें माना जाता था वैश्यस का काम था लैंडर्स एंड मनी लैंडर्स एंड बिजनेसमैन और शूद्र को काफ़ी ज़्यादा नीचे देखा जाता था अनटचेबल्स को देखा जाता पॉल्यूटिंग देखा जाता था ठीक है तो डिस्क्रिमिनेशन लोअर कास्ट के साथ उस टाइम पे होता था और ब्राह्मण्स और क्षत्रियस को अपर कास्ट माना जाता था ठीक है
तो यहाँ पे क्या बदलाव आता है सोसाइटी में कास्ट को लेकर, इसको बताने से पहले मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ कि जिस टाइम पे वुमेन की लाइफ में सोसाइटी में बदलाव आ रहा था, उसी समय पैरेलली हम लोग ये देखते हैं कि कास्टिज़्म को भी धीरे-धीरे हटाया जा रहा था। ऐसा नहीं हुआ कि वुमेन के लाइफ में चेंज आया, सब अच्छा हो गया, उसके बाद कास्टिज़्म हटा। सब हिस्ट्री में साथ चलता है, ठीक है? तो इस पेज में हमें क्या देखना है? इस पेज में हमें देखना है कि राजा राम मोहन रॉय जो थे, वो ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट को क्या किए? ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट को राजा राम मोहन रॉय ट्रांसलेट किए और उन्होंने बताया कि ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कास्टिज्म को बहुत खराब बताया जा रहा है, क्योंकि बुद्धिज्म धर्म सारे लोग को इक्वल मानता है, इसलिए एक प्रार्थना समाज बना जो कि स्पिरिचुअल इक्वलिटी पे बिलीव करता था सारे कास्ट के, ठीक है। बॉम्बे में एक परमहंस मंडली बना जो 1840 में बना था, जिसका काम था एवोल्यूशन ऑफ कास्ट, मतलब कास्ट को खत्म कर देना, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि व्हाट 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 आर डिफरेंट रीजंस टू रिमूव द कास्ट, क्या क्या अलग अलग आपका स्टेप्स लिया गया था कास्ट को हटाने के लिए, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप लोग लिख दीजिएगा, यहाँ पर प्रार्थना समाज बना था, परमहंस मंडली बना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अपर कास्ट के जो लोग थे वो स्कूल में पढ़ते थे बच्चे, और लोअर कास्ट के लोग थे वो स्कूल में उनकी एंट्री क्लास में नहीं करने दिया जाता था। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ आते हैं, और क्रिश्चियन मिशनरीज 19 सेंचुरी मतलब होता है 19 के पहले होता है 18, तो 19 सेंचुरी मतलब होता है 1800 से लेकर 1900 के बीच में। सेम ऐसे 21 सेंचुरी आपसे कोई बोले तो आप बोलिएगा 21 के पहले क्या आता है 20, तो 2000 से लेकर और 2100 के बीच में, ठीक है। अब देखिए 19 सेंचुरी यहाँ बोल रहा है, दैट मीन्स कि 1800 से 1900 के बीच में क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करते हैं, स्कूल्स को ओपन करते हैं, किसके लिए? ट्राइबल्स पीपल के लिए और लोअर कास्ट के लिए। आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो ट्राइबल ग्रुप्स के लिए और लोअर कास्ट के लिए स्कूल ओपन कर रहे हैं ताकि वो इस बदलती हुई दुनिया में क्या कर सके, अपना रास्ता बना सके। यहाँ पे लिख रहा है वही चीज़। तो यहाँ एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है आप सभी के बुक में, यहाँ पे कि वाई वाज द क्रिश्चियन मिशनरीज अटैक्ड बाय मैनी पीपल इन द कंट्री, वुड सम पीपल हैव सपोर्टेड देम टू, इफ सो व्हाट द रीजन। बोल रहा है क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, क्यों उनको देश के लोग ने विरोध किया, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है। और कुछ लोगों ने इनको सपोर्ट किया, तो ऐसा क्यों, रीजन बताना है। तो यहाँ बुक में नहीं मेंशन किया, बट इसको क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, यहाँ हम लोग ये देखते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज को काफी लोगों ने अटैक किया। सबसे पहला चीज, क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करता था, लोअर कास्ट और ट्राइबल्स को स्कूल उसके लिए ओपन किया था। तो बिना फायदा के लिए तो ओपन करेगा नहीं। तो क्रिश्चियन मिशनरीज ये चाहता था कि स्कूल में पढ़ा दिया जाए और उसके बाद हिंदू और मुस्लिम का धर्म परिवर्तन करके हम लोग क्रिश्चियन धर्म में बना देंगे। तो किसी का धर्म परिवर्तन होगा तो वो क्या अटैक तो करेगा ही, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, वुड सम पीपल हैव सपोर्ट देम टू, क्या कुछ लोग सपोर्ट किए थे इनका? हाँ, तो जो लोअर कास्ट के लोग थे स्कूल जाते थे तो एजुकेशन दे रहा था क्रिश्चियन धर्म, तो लोग इसे सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। चलिए इतना हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं जल्दी जल्दी अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे। थोड़े से चैप्टर्स बस बचे हुए हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे लिख रहा है कि अब हम लोग ये देखते हैं कि सोसाइटी में बदलाव देखने को मिलता है, और लोग जो होते हैं वो विलेज से टाउन में सिटीज में जाते हैं, किसके लिए? न्यू जॉब्स की तलाश में सोसाइटी बदलती है, तो लोग जाते हैं न्यू जॉब्स की तलाश में। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है यहाँ पे आप सभी का, ये क्वेश्चंस आप सभी का यहाँ पे मेंशंस दिया हुआ था कि इन ब्रिटिश पीरियड व्हाट न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपनड अप बाय द पीपल हु केम फ्रॉम कास्ट रिगार्डेड एज लो। ब्रिटिश टाइम पीरियड में हम लोग ये देखने को मिलता है कि नया अपॉर्चुनिटीज लोगों के बीच में दिखने को मिलती है जो लो कास्ट की है। तो इसका आंसर यहीं पे दिया हुआ है, जस्ट मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ।
इसका आंसर यहाँ पे है कि ब्रिटिश पीरियड में हम लोग ये देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, गाँव से कहाँ पे विलेज से जाते हैं सिटीज़ में, किस चीज़ के लिए? जॉब्स के लिए। और जो लोग आते हैं टाउन्स में, वो लोग क्या रोड्स कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग्स में, सिटीज़ की क्लीन साफ-सफाई में, ये सब पे काम करते हैं। ईंट को इधर से उधर ले जाने में, सामान को इधर से उधर ले जाने में। तो ये जॉब्स मिली। दूसरी चीज़ कि हम लोग ये शिप का फ़ोटो दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। शिप का नाम है जॉन एलन। ये शिप क्या करता है, भारत के लोग को, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उसको लेकर जाता है कहाँ? मॉरिशस देश में लेकर जा रहा है लेबर करने के लिए। तो यहाँ पे लिख रहा है कि जो ब्रिटिश पीरियड में हम लोग ये देखने को मिलता है, भारत के लोग जो है लोअर कास्ट के लोग, वो क्या कर रहे हैं, असम में जा रहे हैं, मॉरिशस में जा रहे हैं, ट्रिनलैंड में जा रहे हैं, इंडोनेशिया में जा रहे हैं। किस चीज़ के लिए? पैसा कमाने के लिए लोअर कास्ट के लोग जा रहे हैं। और लोग इसे एज़ अ अपॉर्च्युनिटी मान रहे हैं। इसे खराब नहीं मान रहे, इसे काफ़ी अच्छा मान रहे हैं। और लोग इसे ऐसा मान रहे हैं कि एटलीस्ट कास्टिज़्म से तो वो बच गए। मतलब कि वो एक जगह से दूसरे देश में वो जाने को अच्छा समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत के लोग कास्टिज़्म बहुत कर रहे हैं, छोटे कास्ट, लोअर कास्ट को कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो लोग इसे एक अपॉर्च्युनिटीज़ मान रहे हैं, पैसे कमाएँगे और साथ ही साथ सोसाइटी में जो कास्टिज़्म है, इससे बच जाएँगे। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे एक फ़ोटोज़ दिया हुआ है। यहाँ पे इस फ़ोटो यहाँ एनसीईआरटी में इसीलिए दिया क्योंकि यहाँ दिखाया मदिगा जो जाति थी, उसकी सिचुएशन बताया है। वर्ल्ड वार जो था 1914 और 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। इसमें वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स भी लड़ी थी, तो ब्रिटिशर्स लड़ेगी तो शूज़ उसको चाहिए ना। शूज़ बनवाने के लिए वो किससे लेगी? कॉलोनियल, जिस जगह से वो कॉलोनाइज़ करके रखा है, उस जगह इंडिया सबसे बेहतर देश था। इंडिया में मदिगा एक जाति थी, वो शूज़ बनाती थी। लोअर कास्ट के लोग ही तो शूज़ बनाएँगे, अपर कास्ट के तो काम करेंगे नहीं शूज़ मेकिंग में। तो 1914 के पहले इनकी लाइफ़ काफ़ी ख़राब थी, लेकिन जब वर्ल्ड वार हुआ तो ब्रिटिशर्स को शूज़ चाहिए। शूज़ बनाने के लिए वो आए लोअर कास्ट के पीपल के पास इंडिया के, और इन्होंने शूज़ बनाया। और ये लोग जितने मर्ज़ी उतने पैसे की डिमांड कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अपर कास्ट के लोग तो ये काम करेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि लोअर कास्ट का लाइफ़ इम्प्रूव होता है यहाँ पे। ठीक है? अब एक चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे कि बी आर अम्बेडकर के जो फादर थे, वो लीडर थे दलित मूवमेंट के, साथ ही साथ वो आर्मी स्कूल में पढ़ाते थे। ठीक है? एक और चीज़, बी आर अम्बेडकर जो थे, वो कौन से कास्ट के थे? महार कास्ट के थे। ठीक है? वो आगे आप लोग को पढ़ने को भी मिलेगा। चलिए, अब यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है कि सोसाइटी में इक्वालिटी और जस्टिस अब सभी लोगों को चाहिए, सारे कास्ट के लोग को, लोअर कास्ट को चाहिए। ठीक है? तो नॉन ब्राह्मिन्स कास्ट जो है, नॉन ब्राह्मिन्स मतलब होता है जो लोग ब्राह्मण्स नहीं है। आप खुद सोचिए एक चीज़ को, जो लोग ब्राह्मण्स हैं वो सोसाइटी में अपर कास्ट का डोमिनेशन ही तो चाहेंगे, लेकिन जो लोग ब्राह्मण्स नहीं है, नॉन ब्राह्मिन्स, वही लोग ना सोसाइटी में बदलाव लेने का चाहेंगे और कास्टिज्म को खत्म करने का चाहेंगे। तो टॉपिक में आएगा, लास्ट टॉपिक भी जो आएगा वो नॉन ब्राह्मिन्स मूवमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि नॉन ब्राह्मिन्स ही सोसाइटी में बदलाव लेना चाहेंगे। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ नॉन ब्राह्मिन्स कास्ट के लोग थे, वो मूवमेंट किए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे और सोशल इक्वालिटी पे। यहाँ दिया हुआ है पहले पैराग्राफ में। एक सतनामी मूवमेंट आया था, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में, जो कि गाजी दास ने उसे फाउंड किया था। क्यों? लेदर वर्कर्स जो थे, जूतों की काम करते थे, लेदर की काम करते थे, उसकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। हरिदास ठाकुर मटुआ सेक्ट जो आया था, वो चंडाला कल्टीवेटर्स के लिए आया था। ठीक है? ये भी एक काफ़ी अच्छा वर्क था और काफ़ी अच्छा यहाँ मूवमेंट था। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है श्री नारायण गुरु एक गुरु थे इजावा कास्ट के। ठीक है? उनका ऐसा मानना था कि इस देश में वन कास्ट, वन रिलीजन एंड वन गॉड है सारे मैनकाइंड के लिए। इसे बोला गया उरु जाति, उरु मातम, उरु दैव्यम, मनुष्यानु। मतलब कि वन कास्ट है, सोसाइटी में रहना चाहिए, एक रिलीजन रहना चाहिए, एक गॉड, एक भगवान है सारे भारत के सारे लोगों के लिए, ह्यूमन काइंड, सारे लोगों के लिए इस दुनिया में। ठीक है? चलिए एक और चीज़ इन्होंने बताया, क्या कौन यहाँ पे लिख रहा है, श्री नारायण गुरु, कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं इनके साथ ज्यादती इसलिए होती है क्योंकि ये खुद को सोसाइटी में क्या मान लेते हैं, लेस वैल्यूएबल मान लेते हैं। तो इन्होंने बताया कि दे ट्राइड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम अमॉन्ग द सबऑर्डिनेट कास्ट। श्री नारायण गुरु ने कोशिश की थी क्या, कि सारे लोग लोअर कास्ट के जो हैं वो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम को अपने बनाए रखे, अपने आप का रिस्पेक्ट करे, ताकि सेल्फ एस्टीम बनाएंगे तो बाकी लोग इन पे
वैल्यू करेंगे, ठीक है, लोअर कास्ट के लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है गुलामगिरी। सर ये गुलामगिरी क्या चीज़ है? सबसे पहला चीज़, इसके बारे में मैं सारा एनसीईआरटी में अंडरलाइन तो करा हूँ, इसको मैं समराइज करता हूँ काफ़ी इजी वे में। गुलामगिरी एक किताब का नाम है, ठीक है। इट इज़ अ बुक जिसको किसने लिखा था? ज्योतिराव फूले ने लिखा था, ठीक है। ज्योतिराव फूले क्रिश्चियन मिशनरीज के बनाए गए स्कूल में पढ़ते थे। ज्योतिराव फूले का ये ऐसा मानना था कि जो ब्राह्मण्स है इंडिया के, वो आर्यंस के फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ वही लिखा गया है कि जो ब्रिटिशर्स है वो आर्यंस के फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए, आर्यंस तो दूसरे देश के फॉरेनर्स से, सेंट्रल एशिया से आए हैं, तो उस हिसाब से ब्राह्मण्स भी तो फॉरेनर्स हुए, देश के नहीं हुए। तो जो इंडिया जो असली में देखा जाए वो लोअर कास्ट पीपल का है, ना कि किसका, ना कि ब्राह्मण्स का, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ बताया। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया क्या, कि एक ऐसा समय हुआ करता था कि वॉरियर्स थे, राजा थे और पीजेंट किसान थे, एक साथ मिलकर क्या करते थे, खेत में काम करते थे, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला कि शूद्र जो जाति है, छोटी कास्ट, अति शूद्र, अनटचेबल्स है, वो सबको यूनाइट होना चाहिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ होना चाहिए एकजुट होकर। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की, ज्योतिराव फूले ने, जो कि कास्ट इक्वालिटी को प्रमोट करता था, ठीक है। और ज्योतिराव फूले जो ये इंसान है, ये भी लोअर कास्ट से ही आते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलामगिरी में एक टॉपिक का जिक्र किया है जिसका नाम है अमेरिका। अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था, अमेरिका देश में ब्लैक एंड वाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो अमेरिका क्या किया था, जो ब्लैक स्लेवरी है, मतलब कि काले लोग के साथ केवल जातियाँ होती थी, उनसे केवल गुलामी करवाई जाती थी। तो एक एनसीईआरटी में यहाँ क्वेश्चन दिया है, ठीक है। एनसीईआरटी में यहाँ क्वेश्चन दिया है अमेरिका पे लेकर, और ये क्वेश्चंस है आपका यहाँ 8 नंबर। वाई डिड फूले डेडिकेट हिज बुक गुलामगिरी टू अमेरिकन मूवमेंट टू फ्री स्लेव्स? गुलामगिरी किताब में ज्योतिराव फूले ने अमेरिका का जिक्र क्यों किया? तो देखिए, गुलामगिरी किताब में क्या चीज़ है, मैं आप सभी को बताता हूँ। गुलामगिरी किताब में दिया हुआ है, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे गुलामगिरी किताब में अमेरिका का जिक्र किया है कि अमेरिका जो है वो फ्री स्लेव्स, मतलब स्लेवरी, मतलब गुलामी को ख़त्म कर चुका है, ब्लैक्स के जो गुलाम करते थे। तो गुलामगिरी किताब में उन्होंने यही मेंशन किया कि जिस तरह अमेरिका जो है वो स्लेवरी ख़त्म कर चुका है, सेम ऐसे ही इंडिया के लोग भी इस देश से कास्टिज़्म ख़त्म कर दे, ठीक है? इनका यही मकसद था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है हु कुड इंटर टेम्पल्स। सर ये टॉपिक का मतलब है कि कौन से लोग मंदिर में इंटर कर सकते थे। अंबेडकर महाकास्ट से आते हैं, मैंने बता दिया। तो यहाँ पे लिख रहा है अनटचेबल्स जो थे वो इंटर, मतलब लोअर कास्ट के लोग को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1927 में टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट कराया। मतलब टेम्पल एंट्री मूवमेंट मतलब होता है कि ये लोग मंदिर में इंटर कर सकते, करने के लिए अंबेडकर ने स्टार्ट किया टेम्पल एंट्री मूवमेंट। और ये 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1927 से 1935 तक अंबेडकर ने किए, जिसके जिसका मेन मोटिव था कि सोसाइटी में कास्ट इक्वलिटी रहे और लोअर कास्ट के लोग भी टेम्पल्स में जा सके, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है नॉन ब्राह्मिन्स मूवमेंट। मैंने आप सभी को सबसे पहले बता चुका है कि नॉन ब्राह्मिन्स मूवमेंट मतलब होता है जो भी देश में मूवमेंट होगा वो नॉन ब्राह्मिन्स ही करेंगे, देश में बदलाव लाना चाहेंगे। तो यहाँ एक इंसान, इसका नाम ईवी रामास्वामी निक्कर। ईवी रामास्वामी निक्कर का दूसरा नाम पेरियर भी है। ईवी रामास्वामी निक्कर जो थे वो एक मिडिल क्लास से आते थे, जो कि कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए थे नेशनल मूवमेंट में, ठीक है। लेकिन इन्होंने कांग्रेस पार्टी को रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा कि एक मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में इनका सीट जो था वो पीछे रख दिया गया था। तो इन्होंने एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी स्टार्ट किया कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद। और साथ ही साथ इनका मानना था सोशल इक्वेलिटी सोसाइटी में चाहिए। साथ ही साथ ईवी राम स्वामी निक्कर ने क्या किया था, भगवत गीता और रामायण को खराब बोला था, क्रिटिसाइज किया था। और इसमें इन्होंने ये भी बताया कि इस किताबों में बस यही लिखा है कि अपर कास्ट जो लोग भारत में है उनका डोमिनेशन दिखाया जा रहा है, ये लोग को बड़ा दिखाया जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। क्या इनकी ऐसे बयान पर लोग विवाद तो करेंगे ही? तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही लिख रहा है
कि इनकी जो बात थी ये ऐसे ही अनचैलेंज नहीं गई, चैलेंज किया गया, लोग इन्हें खराब बोले, ठीक है? ख़ैर इन्होंने ईवी रामास्वामी निक्कर ने ऐसा बात इसीलिए बोला था कि जो भगवत गीता और रामायण है ये केवल डोमिनेशन दिखा रहा है ऊपर कास्ट का, ये खराब सब ये सब चीज़ें खराब है। क्योंकि इनका ऐसा सोच था कि सोशल इक्वालिटी सोसाइटी में सभी को मिल जाए, दैट्स व्हाई उन्होंने ऐसा बोला। खैर लास्ट लाइन ऑफ द चैप्टर हम लोग को देखना है कि डिबेट्स एंड स्ट्रगल ओवर द कास्ट कंटिन्यूड बियॉन्ड द कॉलोनियल पीरियड एंड आर स्टिल गोइंग ऑन इन आवर टाइम्स। देखिए यहाँ ये लिख रहा है कि जो कॉलोनियल पीरियड मतलब होता है जिस समय भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम था। कॉलोनियल मतलब यही होता है। कॉलोनाइजेशन मतलब एक देश दूसरे देश में जाकर उस देश को बदल देगा, कब्जा कर लेगा, ठीक है? सोसाइटी में बदलाव लाएगा, इकोनॉमी में बदलाव लाएगा, उसे बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। तो ब्रिटिशर्स इंडिया में जब थे उसे बोला जाता था कॉलोनियल पीरियड, ठीक है? तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कास्ट को लेकर डिबेट जो है वो ब्रिटिशर्स के टाइम भी थी और स्टिल गोइंग इन आवर टाइम्स, और अभी भी हम लोग के समय भी ये डिबेट चलती आ रही है। तो एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन यहाँ तक था, और यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आप रीड कर लीजिएगा, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। इसका मेन मोटिव ये सारे जो येलो कलर से ब्रैकेट में लिखा हुआ चीज़, इसका यही केवल इंटेंस था कि वेमेन इक्वालिटी रहे, वेमेन के साथ अच्छा व्यवहार रहे और कास्ट इक्वालिटी रहे, ठीक है? बस यही मोटिवेशन है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस में यहाँ बताना है कि ये जो लोग थे, ये लोग जो रिफॉर्मर्स थे, इनका क्या क्या कौन-कौन सी ये सोशल आइडियाज़ था, जैसे चाइल्ड मैरिज को एबोलिशन करना, सती प्रथा बैन करना, उसके बाद से एजुकेटिंग द वुमेन, कास्ट इक्वालिटी, यही सब, ठीक है? ट्रू फॉल्स में यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे ये वाला फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाइल्ड मैरिज जो रेजिस्टेंट एक्ट था वो 1929 में आया था। ब्रिटिशर्स जब बंगाल में कैप्चर किए तो नया लॉ लाए, किस लिए? प्रॉपर्टी में, मैरिज में, एडॉप्टेशन में। ये ट्रू लग रहा है, ट्रू है। सोशल रिफॉर्मर जो थे वो डिस्कार्ड करते थे, एंशिएंट टेक्स्ट का इस्तेमाल नहीं किए थे अपने बातों को रखने के लिए, प्रैक्टिस को, ये तो फॉल्स है, वो किए थे इस्तेमाल, ठीक है? अब देखिए रिफॉर्मर्स को सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से सपोर्ट मिला था, कुछ कोई लोग उनका विरोध नहीं कर रहे थे, गलत बात है। मैंने बहुत बार आपको बताया कि लोग खराब बोल ही रहे थे, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है? एनसीईआरटी में बाकी इतना क्वेश्चन डिस्कस हमने किया, और ये कुछ 3 क्वेश्चन जो बचे हैं ये आप सभी अपने से ट्राई कीजिएगा, और नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो हम लोगों ने एनसीईआरटी का सारा एनसीईआरटी बुक को कवर अप कर लिया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है? साथ ही साथ हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कशन करा है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा वेमेन के लाइफ में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या सॉल्यूशंस देखने को मिले, रिफॉर्मर्स ने क्या काम किया। फिर हमने पढ़ा कि कास्ट में क्या दिक्कतें थी और कास्ट को कैसे ठीक करने की कोशिश की गई। तो विद दिस आवर चैप्टर एंड, ठीक है? काफ़ी बेहतर तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय टू यू ऑल।